वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले के वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आगे कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ दो आप मेटल्स देख सकते हैं, एक है आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम। पहले मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है, और ये MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। सिमिलरली आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये आपका बनाता है आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट या जंग भी कहते हैं। आप जानते हैं ना कि आयरन को अगर ऐसे खुले में रख दिया जाए, ठीक है, प्रोटेक्ट ना किया जाए, तो क्या होता है कि आयरन आपका एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। यही जंग आपका केमिकल फॉर्मूला द्वारा यहाँ शो किया गया है एज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इन बोथ द केसेस आपका आयरन हो मैग्नीशियम हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, और क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। आपको पता ही है, अगर एसिड होता है वो आपका ब्लू लिटमस को रेड करता है, और जो बेस होता है वो आपका रेड लिटमस को ब्लू करता है। आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या रस्ट जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए वो रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं ना। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ हम थोड़ा बैलेंस कैसे किया जाता है उसको भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब मैंने बात किया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, पर साथ ही साथ इस इक्वेशन को यहाँ बैलेंस भी किया गया है। बैलेंस करने का तरीका यह है कि आपको देखना होगा कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। आपका जैसे इधर मैग्नीशियम 2 दिखाया गया है, इधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, जो कि ये 2 लिख के यहाँ उसको कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ O2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 दिखाया गया है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। जो ये सामने की तरफ 2 लगा है ये आपको दोनों को मिल जाता है। इसी तरह से अगर सामने 2 लिखा है तो वो Mg के लिए भी है, O के लिए भी है, इसलिए इसको हम Mg या मैग्नीशियम के लिए भी 2 काउंट करेंगे और ऑक्सीजन के लिए भी 2 काउंट करेंगे। और इस तरह से अगर नीचे में लिखा हो तो एक मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होगा आपका। ठीक है। और ये जो 2 सामने लगा है ये मैग्नीशियम का है, इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम इस इक्वेशन को देखें, जो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको बैलेंसिंग में यहाँ मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ आपका हाइड्रोजन देखिए 4 बताया गया है बैलेंस करने के बाद, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ सामने में 2 लगा हुआ है। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएगा। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ऑन रिएक्टेंट साइड, 3 × 2 ये मल्टीप्लाई होकर 6, और ये जो O आपका सामने यहाँ 2 है, तो ये जैसा मैंने बताया ये 2 आपको हाइड्रोजन वाले को पार्ट को भी मिलेगा, ऑक्सीजन के पार्ट को भी मिलेगा। सामने वाला, नीचे वाला जो ये 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के हिस्से का है, ये आपको ऑक्सीजन में नहीं जाएगा। ठीक। अगर हम ऑक्सीजन का काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ 2 यहाँ 6, टोटल हो गया 8, और यहाँ पर ये जो 3 सामने का 2 6, ओके, और ये जो O है वाटर अलग से एक मॉलिक्यूल, उसके सामने ये 2 लगा हुआ है, इसीलिए ये 2 इस ऑक्सीजन को भी मिल जाता है। 3 × 2 6, और ये जो 2 है उसके कारण ये ऑक्सीजन 2 8, ये भी आपका बैलेंस हो गया, इधर भी 8 इधर भी 8। साथ ही साथ अगर हम आयरन की बात करें तो 2 × 2 4, ये आयरन का है, और इसीलिए यहाँ सामने 4 रख के उसको कंप्लीट किया गया है। हम बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल का नेचर चेंज नहीं कर सकते,
मतलब जस्ट बिकॉज बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको Fe4 लिख दूं वो आपका गलत हो जाएगा। हम Fe4 नहीं कर सकते सामने ही, क्योंकि आप अगर Fe4 लिख दोगे तो आप ऐसा कह रहे हो कि जो आयरन का मॉलिक्यूल है वो नेचर में Fe4 फॉर्म में रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आपको सामने 4 लिखना है, तब ये हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe। तो इसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में O2 फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको O2 का O2 रहने देते हैं, और बैलेंस करने के लिए सामने नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। सो ये आपका तरीका है बैलेंस करने का। चलिए केमिकल रिएक्शंस में आगे देखते हैं। सो जैसा अभी मैंने बताया, आयरन आपका मॉइस्ट एयर या एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें रस्टिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं, ऐसा आपने कई बार देखा होगा, जो आयरन के सामान इस तरह से जंग खा गया, फिर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। और इनसे अगर कहीं चोट लग जाए तो सेप्टिक भी हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आयरन ऐसे रस्ट करे, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सामान है, अप्लायंस है, वो डैमेज हो जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, मतलब एक लेयर ऑफ जिंक इस पे चढ़ा सकते हैं। तो इससे अगर एक लेयर जिंक का यहाँ चढ़ जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका फिर ये जो आयरन है, बिकॉज एयर, जो जिंक का एक लेयर है इसके ऊपर, वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि रस्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपने ये वाला जो मेथड ये जरूर देखा होगा, कोटिंग या पेंटिंग का। कई बार आपको आयरन के जो सामान होते हैं उनको पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने का भी वही रीजन है, हम नहीं चाहते कि आयरन एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करे। इसी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग या पेंटिंग की जाती है। और जैसा कि मैंने अभी बात किया, रस्ट बेसिक नेचर के होते हैं। नाउ अब हम कॉपर के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कॉपर का जो सामान है, जो रेनी सीजन में ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ग्रीनिश टिंज या ग्रीनिश कलर उसके ऊपर फॉर्म ऐसा हो जाता है। ये एक्चुअली कॉपर का आपका मेटल है जिसके ऊपर एक ग्रीन कंपाउंड या ग्रीन मिक्सचर इस तरह से फॉर्म हो गया। सो बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉपर है Cu आपका उसका सिंबल है, वो मॉइस्ट एयर, उस मॉइस्ट एयर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हम ले रहे हैं, और फिर एयर का ऑक्सीजन जो है उस सबके साथ रिएक्ट करके आपका ये कंपाउंड बनाता है, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ये है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये है कॉपर कार्बोनेट। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का जो मिक्सचर है, यही ये ग्रीन कलर कॉपर को देता है। तो जो भी ग्रीन कलर है यहाँ पर हमें कॉपर में ये दिखाई दे रहे हैं, ये हो रहे हैं इन दोनों के बनने के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। आगे हम देखते हैं एक नॉन मेटल को, ये है सल्फर आपका। सो यहां हम ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन देख रहे हैं, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसा आपने मेटल्स में भी देखा था, ऑक्साइड्स बना रहे थे, यहां भी ऑक्साइड बना है, डाई लिखा है बिकॉज यहां 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका बनता है। इस गैस को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो आपका ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 का फॉर्म करता है। और क्योंकि यहां हम देख सकते हैं एक एसिड बना है, सो डेफिनेटली ये आपका ब्लू लिटमस को रेड करेगा। ठीक है, ये एक आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका है रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। ठीक है, क्योंकि यहां पर ब्लू लिटमस रेड हो जा रहा है, सो डेफिनेटली H2SO3 एक एसिड है और इसको हम जानते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सो ये एक रिएक्शन है आपका जहां नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इससे पहले हमने आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर जो मेटल्स हैं उनका रिएक्शन देखा ऑक्सीजन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक, इसमें सबसे पहले यहां लिया गया है सोडियम को। देखिए सोडियम जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है विथ वाटर के साथ, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट आपका। तो यहां आप देख सकते हैं एक छोटे से कप जो पानी रखा है उसमें थोड़ा सा ये सोडियम का टुकड़ा अगर आप डाल दें तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है आपका,
और कई बार एक्सप्लोजन भी हो जाता है। अगर साइज थोड़ा सा भी बड़ा है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो वहाँ एक्सप्लोजन के फॉर्म में भी आपको वो दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए सोडियम को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर आप सोडियम को हैंडल कर रहे हैं, आपका हाथ अगर थोड़ा सा भी गीला है, ठीक है, मान लीजिए पसीने के कारण, स्वेटिंग के कारण वो गीला है और आप हैंडल करते हैं, तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। वो इतना जल्दी पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसी सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो सोडियम को देखें यहाँ केरोसिन में स्टोर किया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है, सो दैट वो पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ वो ऐसे रिएक्ट ना कर सके। अब हम नॉन मेटल्स को देखते हैं। नॉन मेटल्स जनरली आपका पानी के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, भले वो एयर के साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन आपका शो करते हैं, काफ़ी कुछ आपका बहुत ज़्यादा एयर के साथ रिएक्शन शो करते हैं आपका, पर पानी के साथ इतना ज़्यादा रिएक्शन वाटर के साथ शो नहीं करते। इसमें से एक एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोरस का। देखिए फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये आपका अगर एयर में, मतलब रूम टेम्परेचर में ही आपका ये ऐसे फायर को कैच कर लेता है, तो अगर ये एयर में एक्सपोज किया जाए फॉस्फोरस को, तो इस तरह से वो फायर कैच कर लेता है। सो इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इसीलिए फॉस्फोरस को स्टोर करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया गया है, स्टोर रखा गया है, और ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एयर के साथ हाईली रिएक्टिव है और ये तुरंत ही फायर कैच कर लेता है, जैसा यहाँ शो किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका एसिड्स के साथ रिएक्शन। देखिए ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं, पर जनरली जो एसिड हैं आपके, जो मेनली बार बार आपके सामने आएंगे, वो आपके हैं HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आगे एक और एसिड से आप बार बार उसके साथ आप देखेंगे उसको, वो है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। सो मेनली यही 2-3 एसिड आपके हमेशा सामने आएंगे। मैग्नीशियम जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ मेटल ले रहे हैं, मेटल है मैग्नीशियम, वो इस एसिड के साथ रिएक्ट किया है HCl उसका केमिकल फॉर्मूला है, और बनता है आपका MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा अगर हम एल्यूमिनियम को लें, उसका हम रिएक्शन देखें विद सल्फ्यूरिक एसिड, सो अगेन यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तीसरा अगर हम जिंक को लें, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है आपका और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो आप देख सकते हैं इन सब रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो रही है, और ये आपका बर्न करता है हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉपिंग साउंड। सो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड में, सो जो रिलीज होता है उसमें जो पॉपिंग साउंड आता है आपका बर्निंग में, वो किसके कारण होता है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसी के कारण ये होता है। सो ये मेटल्स आपका देख सकते हैं रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। आपका नेक्स्ट हम बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो यहां हमने जिंक का एग्जांपल लिया है। जिंक Zn आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है। पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, दूसरा आप स्मॉल लिखेंगे, ये सिंबल हो जाएगा आपका एलिमेंट का। तो यहाँ जिंक को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए OH फॉर्म आपको जहां भी मिलता है आप जनरली पाएंगे नाम हाइड्रोक्साइड होने का। इससे पहले भी आपको OH फॉर्म में हाइड्रोक्साइड नाम दिखाया गया है। सो यह है Na जो कि सोडियम रिप्रेजेंट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए NaOH बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। ये आपका रिएक्ट करता है जिंक के साथ, बनाता है सोडियम जिंकेट, और यहां भी हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। और जो आपके नॉन मेटल्स का रिएक्शन है बेसिस के साथ, ये हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, इसको आप आगे के सीनियर क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। वो रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ना इससे पहले कि मैं इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिफाइन करें, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सो आगे चल के हम 3 बीकर हम लेने वाले हैं। पहला बीकर आपको यहाँ दिख रहा है,
आगे के स्लाइड में 2 और बीकर आपको दिखाएंगे जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स आपके रहेंगे। सो ये जो पहला बीकर है इसमें रखा गया है कॉपर सल्फेट जो कि है CuSO4 और Zn जो कि है जिंक। तो पहले बीकर में हमने रखा है जिंक और कॉपर सल्फेट को, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लूइश कलर है, ब्लू कलर का है, तो ऐसा मान लीजिए बीकर आपका ब्लूइश कलर का शो करेगा, जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश कलर का बनेगा। सो जैसे ही कॉपर सल्फेट जो कि ब्लूइश कलर का है उसमें हम जिंक डालते हैं और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यहां होता है, तो हम पाते हैं कि इस सॉल्यूशन का आपका कलर चेंज हो जाता है और वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये रेडिश कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण ये रेड हो जाता है। शुरुआत में ये कॉपर सल्फेट के कारण ब्लू होता है, पर बाद में नया कंपाउंड बनने से या नया एलिमेंट मिलने से ये आपका रेडिश कलर का हो जाता है। जो रिएक्शन यहाँ होता है वो है जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं और आपका बन जाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर सेपरेट हो जाता है। और जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस है और कॉपर क्योंकि रेड है वही इस सॉल्यूशन को रेडिश कलर शो करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जिंक यहाँ सिंगल है, अलग है, और यहाँ कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ आपका यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। और जब रिएक्शन होता है उसके बाद ऐसा लगता है जैसे जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया और वो खुद इसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ जिंक यहाँ जुड़ गया और कॉपर यहाँ सेपरेट हो गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर दिया। चलिए दूसरा बीकर देखते हैं। इस दूसरे बीकर में हमने आयरन और कॉपर सल्फेट को लिया है। यहां Fe है जो कि आयरन का सिंबल है और कॉपर सल्फेट CuSO4। यहां रिएक्शन होने के बाद आपको बनता है FeSO4 और कॉपर सेपरेट होता है। FeSO4 है आयरन सल्फेट। तो यहां हम क्या देखते हैं, जो पहले बीकर में था जहां आपका जिंक ने कॉपर को हटा दिया था और वो खुद जुड़ गया था, यहां पर हम पाते हैं कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया और वो खुद SO4 के साथ जुड़ गया। तो एक तरह से यहां आयरन इज रिप्लेसिंग कॉपर और वो FeSO4 बना दे रहा है, साथ ही साथ कॉपर भी है। नाउ जब हम थर्ड बीकर में जाते हैं और यहां हम लेते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर, इसको हम लेते हैं, पर हम क्या पाते हैं कि यहां कोई भी रिएक्शन या कोई भी हमें नेक्स्ट चेंज नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखिए पहले के दो जो रिएक्शन है उसमें आपका जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयरन ने कॉपर को यहां रिप्लेस कर दिया, पर यहां पर जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब कॉपर ये SO4 के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, और वो जिंक को सेपरेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहां नहीं होता। सो ऐसा क्या है जो पहले दूसरे बीकर में हो रहा है पर तीसरे में नहीं हो पा रहा है? तो ये होता है आपका रिएक्टिविटी के कारण। देखिए एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर पाता है, पर एक लेस रिएक्टिव एक ज्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाता, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है और लेस रिएक्टिव रिप्लेस नहीं कर पाता। इसीलिए यहां कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया क्योंकि कॉपर आपका जिंक से लेस रिएक्टिव है और जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। पर आपका यहां आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहां देख सकते हैं रिप्लेस कर दिया क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। यहां इस सीरीज में आप एक देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है, और सबसे ऊपर वाले आपके सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे वाले सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब नीचे से ऊपर जाए तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं कॉपर यहां नीचे में है और जिंक
आपका और आयरन इसके ऊपर में, इसीलिए कॉपर यहाँ पर इनको रिप्लेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है आपका, और ये दोनों कॉपर को रिप्लेस कर पा रहे थे क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हैं। लास्टली अब हम कुछ यूजेस देख लेते हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। मेटल्स के ये यूजेस आपको अपने चारों तरफ दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे, सोसाइटी में आपको दिखाई देंगे, है ना। आपको फैक्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये आपको दिखाई देते हैं। रेलवे लाइन आप देख सकते हैं मेटल का पूरा इस्तेमाल किया गया है। ऑटोमोबाइल्स कंस्ट्रक्शन, बसेस, ट्रक्स कंस्ट्रक्शन में ये इस्तेमाल होते हैं आपका। सैटेलाइट्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपके मेटल्स के बने रहते हैं। फिर आपका जो यूटेंसिल्स हैं, घर के सामान हैं, बर्तन हैं, वो भी आपके मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स उनमें उपयोग किया जाता है। सो मेटल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स में आपका मेटल्स इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ नॉन मेटल्स के देख लेते हैं। यहाँ कुछ स्पेसिफिक लिया गया है, जैसे ऑक्सीजन। आप जानते ही हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, ब्रीथ करने के लिए ये कितना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितना आवश्यक है। नाइट्रोजन, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ रखा है, फर्टिलाइजर्स के रूप में दिया जाता है, ये प्लांट के ग्रोथ को एनहांस करता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, डेफिनेटली आप इस बात को जानते होंगे, ठीक है। सो ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में हमें हेल्प करता है। आयोडीन का इस्तेमाल वुंड्स में घाव लगने पर आपको उसको बैंडेज लगाने से पहले उसको एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आप डेफिनेटली देखे होंगे कई बार चोट लग जाता है तो एक पर्पल कलर सॉल्यूशन आपका लगाया जाता है, वो आपका आयोडीन होता है। वो एक एंटीसेप्टिक होता है, तो आपको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आपको अटैक उससे नहीं कर पाएंगे। और जो क्रैकर्स हैं, आपके पटाखे हैं, वो उसमें सल्फर और फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है आपका। सो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं जो वेराइटीज ऑफ यूजेस में हम यूज करते हैं, ठीक। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब अगले चैप्टर के साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।